प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए बच्चों, हम अपनी आज की वर्कशीट जो कि है विषय पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 5 सप्ताह 11 पाठ 6 बूंद बूंद दरिया दरिया भाग 2 को हल करते हैं। तो बेटा ये वाला जो बूंद बूंद दरिया दरिया पाठ है, ये आपने पिछले हफ्ते भी यही किया था और उसमें इसका भाग 1 था। आज इसका हम भाग 2 करेंगे। तो सबसे पहले छात्र या छात्राओं को यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसके बाद आज की दिनांक लिखनी है। आज की दिनांक है बेटा 11 अगस्त 2021। आज कौन सा त्यौहार है, क्या आप लोग बता सकते हो? आज हरियाली तीज है बेटा, जिसको श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बच्चों, हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए पानी के स्रोतों के नाम लिखो। तो यहाँ पर कुछ पानी के स्रोत दिए गए, हमें उनके नाम लिखने हैं। तस्वीर देखकर समझना है कि वो कौन सा स्रोत है। तो ये बेटा क्या है, आपने अपने गांव वगैरह में देखा होगा। ये है बेटा कुआं। क्या है? कुआं। इससे हम पानी निकालते हैं ना, खींच कर रस्सी से। ये क्या है बेटा? बावड़ी। ये भी आप लोगों ने देखी होगी, ये ज़्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। क्या करते थे, जल का संचय करने के लिए इसको बना दिया जाता था। इसमें वर्षा का जल भी इकट्ठा हो जाता था, या फिर वैसे जल को संग्रह करने के लिए बावड़ियाँ गांव-गांव में बनाई गई है। तो राजस्थान में जाओगे आपको बहुत बावड़ियाँ दिखाई देगी। ठीक है, तो कुआं, बावड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बेटा? नल। इससे हम पानी खींचकर निकालते हैं ना, इसके पीछे एक हैंडल होता है, उसको चलाना पड़ता है, फिर इससे पानी आता है। ये क्या है बेटा? नदी। क्या है? नदी। नदी से भी हमें पानी मिलता है, नलके से भी हमें पानी मिलता है। इसको नलका भी बोल देते हैं, नल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, घर पर पानी का उपयोग करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? तो बेटा जब भी हम घर पर पानी का उपयोग कर रहे होते हैं तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? पानी बर्बाद ना हो। तो हमें पहली चीज़ तो यही बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए कि पानी की बर्बादी बिल्कुल ना हो। जितना पानी हमें ज़रूरत हो उतना ही पानी हम यूज़ करें। ठीक है, तो पानी की बर्बादी ना हो और साफ़ पानी यूज़ करें। कैसा पानी? साफ़ पानी का प्रयोग करें। पानी को साफ़ करने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे उसमें क्लोरीन की गोलियां भी डाल सकते हैं, फिटकरी आदि से भी। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ यही है कि हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, और साफ़ पानी का ही उपयोग करें, जैसे पीने आदि के लिए, नहाने के लिए बिल्कुल एकदम जो साफ़ सुथरा जल है उसी का प्रयोग करना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए बेटा हमें कि जैसे हमारे घर के जो नल वगैरह लीक है तो उनको ठीक करवा लेना चाहिए। जो पाइप वगैरह लीक है तो उनको हमें क्या करना चाहिए? उनको ठीक करवा लेना चाहिए। कोई भी नल ख़राब है उसको भी ठीक करवा लेना चाहिए, और बाकी देखना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो। तो ये इसी में आ जाएगा, इसी पॉइंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए जल चक्र को ध्यानपूर्वक देखिए और जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में लिखिए। तो ये एक जल चक्र की फ़ोटो इन्होंने दे रखी है। चलिए देखते हैं कैसी फ़ोटो है। तो आपको कुछ इस टाइप की एक तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में बेटा जल चक्र क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। जल चक्र मीन्स होता है जल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और फिर वापस उसी स्थान पे आ जाना। मतलब जल का भी चक्कर है, जल भी घूमता है। आपको पता है क्या? पानी घूमता रहता है, जिस स्थान से पानी जाता है वापस उसी स्थान पे आ जाता है। इस बीच में पानी अलग अलग रूप धारण करता है। ठीक है, तो शायद आप नहीं समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए हम इसको तस्वीर के माध्यम से समझते हैं। देखो बेटा, मान लो ये समुंदर है। ठीक है, ये वाला समुंदर है, यहाँ पर पानी है। समुंदर में तो बहुत सारा पानी होता है। तो क्या होता है, समुंदर में पानी है, जब सूरज की गर्मी पानी पर गिरती है तो पानी क्या होता है, जब आप पानी को गर्म करते हो तो एक टाइम के बाद पानी क्या होने लग जाता है? भाप बनकर उड़ने लग जाता है धीरे धीरे। जब हम पानी को उबालते हैं पानी कम होता जाता है ना, और पानी किसका रूप धारण कर लेता है? भाप का। भाप वहाँ पर एक गैस का रूप है। तो
पानी पहले तरल अवस्था में था, लेकिन सूरज की गर्मी पड़ने की वजह से पानी भाप बन के उड़ने लग जाता। देखो ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब पानी भाप बन के उड़ता है तो उसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? वाष्पीकरण, ठीक है, ओके। वाष्पीकरण इसको बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में इवेपोरेशन भी बोलते हैं, लेकिन आप हिंदी में अभी याद करिए वाष्पीकरण। तो वाष्प बन के उड़ने लग जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ही पानी वाष्प बन के उड़ा तो बादल फॉर्म हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं, ठीक है। तो जब बादल हल्के होते हैं तो ऊपर, कोई भी हल्की चीज़ होती है तो ऊपर ऊपर उड़ती जाती है। जैसे आपने गुब्बारा देखा है, जब हम गुब्बारा हल्का होता है, बहुत हल्का होता है ना, अगर गुब्बारे को हम छोड़ देंगे तो ऊपर आसमान की तरफ जाएगा। तो इसी तरीके से बादल क्या होते हैं, हल्के होते हैं तो वो उड़ते जाते हैं ऊपर की तरफ। तो उड़ते उड़ते ये क्या होता है, यहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो जब बादल के अंदर बहुत सारा पानी आ जाता है, ठीक है, तो बादल के अंदर बहुत सारा पानी आ जाता है तो बादल भारी हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ आपको यहाँ पे वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये बादल भारी हो जाते हैं और ये घूमते घूमते कहाँ आ जाते हैं, किसी अन्य स्थान पर आ जाते हैं या उसी स्थान पर भी। तो पहले वाष्पीकरण हुआ, फिर संघनन हुआ। तो उसके बाद क्या होता है, जब बादल इतने भारी हो जाते हैं कि पानी को होल्ड नहीं कर सकते, मतलब एक चीज़ ऐसी भी आती है एक लिमिट की, उस चीज़ को वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। मान लो आप भी कोई बोझ उठा रहे हो तो कितना उठा सकते हो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, लेकिन एक लिमिट ऐसी आएगी ना कि आप भी बोझ नहीं उठा सकते हो, आपको वो आपके हाथों से वो छूट जाएगा। सेम इसी प्रकार बादल के साथ होता है। जैसे वो पानी भाप बन के उड़ता है तो वो बादल बन जाते हैं। तो बादल क्या है, एक पानी का ही तो रूप है। तो वो इतना पानी उनमें हो जाता है कि वो बादल बन जाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उनके वो इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि उनके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है उसको कैरी करना, ठीक है। तो क्या होता है, फिर वो अपने आप को बरसा देते हैं, पानी छोड़ देते हैं बादल। तो जब पानी छोड़ते हैं बादल तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बताइए। जब बादलों से पानी गिरता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्षा। तो इसको हम यहाँ पे वर्षण भी लिख सकते हैं, ठीक है, वर्षण, या फिर ये वर्षा होने लग जाती, प्रेसिपिटेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और फिर जब बारिश हो जाती है तो वो पानी फिर नदियों से, नालों से होकर वापस फिर समुद्र में आ जाता है। तो आपने देखा बेटा, ये जल का चक्कर चलता रहता है। जैसे कि समुद्र में पानी होता है, ये भाप बन के इसका वाष्पीकरण होके बादल का फॉर्म ले लेती है, ये पानी बादल का रूप ले लेता है। लेकिन बादल के अंदर जब बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, वो फिर से दोबारा बरस जाता है और उसको हम वर्षा या वर्षण का नाम दे देते हैं। और फिर नदी नालों में पानी भर जाता है और वही वाला पानी फिर वापस समुद्र में जाता है, क्योंकि नदियों का पानी कहाँ जाकर मिलता है, समुद्र में ही जाके मिलता है नदियों का पानी। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, जल चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है सारा प्रोसेस, जल चक्रण। यानी कि जहाँ से जल चला था वापस वहीं आके रुक गया, लेकिन उसने बीच में अलग अलग जल के रूप धारण कर लिए, ठीक है। एक स्थान से जल चलकर वापस उसी स्थान पे आ जाता है। तो इसी को हम जल चक्रण के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को आपको लिखना भी है। जल चक्र की प्रक्रिया जैसे मैंने समझाया है, आप सभी लोग इस प्रक्रिया को यहाँ पर लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। क, अल बिरूनी किस देश के निवासी थे। तो अल बिरूनी आया था एक दूसरे देश से, उसने क्या लिखा था, पहले चलो हम देखते हैं किस देश के थे, भारत के थे, उज्बेकिस्तान के थे या श्रीलंका। बेटा विकल्प 2 उज्बेकिस्तान के थे वो। उसने भारत के अंदर जो राजस्थान में बावड़ियाँ बनी हैं उनकी बहुत ही तारीफ़ की थी कि इतनी सुंदर बावड़ियाँ लोगों ने बनाई है पानी संचय करने के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए। उनका आर्किटेक्ट भी बहुत अच्छा है उन बावड़ियों का। तो बावड़ियों के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में उसने कुछ लिखा था। सांझी ज़रूरत का क्या अर्थ है, सांझी ज़रूरत, सांझी ज़रूरत होती है सबकी ज़रूरत। क्या होती है बेटा, सबकी ज़रूरत, ठीक है। पानी हमारी सांझी ज़रूरत है,
पानी की नीड हम सबको होती है, ऐसा तो नहीं है कि मुझे पानी की ज़रूरत है आपको भी नहीं है या पशु पक्षियों को नहीं है, सबको हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको सांझी ज़रूरत के नाम से जानते हैं। राजा गढ़सी कहाँ के राजा थे? पंजाब के, यमुनानगर के या जैसलमेर के? बेटा जैसलमेर के। तो राजा गढ़सी जो थे वो जैसलमेर के राजा थे, उन्होंने वहाँ पे गढ़सी तालाब भी बनवाया है। अगर आप कभी राजस्थान जैसलमेर गए हो तो वहाँ पे आपको वो तालाब दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में किस नदी के पानी को साफ करके घरों में सप्लाई किया जाता है? गंगा, कावेरी या फिर यमुना? आपको पता ही होगा दिल्ली में कौन सी नदी बहती है, यमुना। तो विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा, यमुना नदी। चलिए आगे बढ़ते बेटा। जीवन कौशल, जैविक या फिर हरी खाद? ठीक है, जैविक या हरी खाद हरे कार्बनिक पदार्थों का ढेर है, जैसे रसोई का गीला कचरा जिसे पत्तियां, मिट्टी जैसे भूरे रंग के कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलाया जाता है। जैविक हरी खाद को निम्न का पुनर्चक्रण करके बनाया जाता है। तो जैविक क्या है बेटा? एक कार्बनिक पदार्थों का ढेर है, इसको हम हरी खाद भी बोलते हैं, जो पेड़ पौधों में हम डाल सकते हैं, पेड़ पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो इसको जो होते हैं, पत्ती हो गई, गीला कचरा होगा रसोई का, मिट्टी जैसे बर्तन आदि कार्बनिक पदार्थों के साथ मिलकर बनाया जाता है। जैसे इसमें आ जाते हैं खाद्य अपशिष्ट आ गए, सब्जी और फलों के छिलके, अंडे के खोल आ गए, सूखी पत्ती आ गई या सूखी घास, इन सब से मिलकर ये हरी खाद बनती है। जैसे आपकी इस तस्वीर में देख सकते हो, ये हमारा अपशिष्ट पदार्थ है, कुछ अंडे के खोल है, फल सब्जियों के छिलके आदि है, सूखी घास वगैरह है, इससे क्या बन गई है? हरी खाद बन गई। ठीक है, इसका उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने और घरेलू कचरे का पुनर्चक्रण करके पर्यावरण को साफ रखने के लिए किया जाता है। पौधों को क्या देती है? पोषक तत्व प्रदान करती है, और इससे हमारा घरेलू कचरा भी पुनर्चक्रण हो जाता है ना, दो फायदे। चलिए, तो आप अपने मम्मी पापा से इसके विषय में बात करेंगे कि क्या कभी उन्होंने ये खाद बनाई है। तो अब आपके लिए यहाँ पे 3 एक्टिविटी है छात्रों के लिए। प्रश्न नंबर 1, पिछले सप्ताह हमने अलग से सूखा और गीला कचरा एकत्रित किया था, अब उस कचरे का जैविक या हरी खाद में पुनर्चक्रण कीजिए। बेटा आप लोगों को पता है ना, सूखा कचरा हम किस में डालते हैं? नीले वाले डस्टबिन में, ब्लू में, है ना, और गीला कचरा ग्रीन वाले में, हरे में। तो हमें क्या करना था? जो ग्रीन कलर के डस्टबिन का कचरा था, जो गल सड़ सकता है, उसको हमने ऐसे एक बॉक्स में लिया, फिर उसको बाहर निकाला, उस पर हल्का हल्का पानी छिड़का, फिर उसको सही से मिलाया, और फिर लास्ट में क्या किया? जैविक खाद, हरी खाद हमें प्राप्त हो गई। चलिए अगला प्रश्न नंबर 2, अपनी रसोई के कचरे में से किन्हीं 2 वस्तुओं का नाम बताइए जिनका उपयोग जैविक या हरी खाद के लिए नहीं किया जा सकता। तो एक तो हो गया बेटा प्लास्टिक। क्या आप प्लास्टिक का प्रयोग कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरा हो गया टूटे हुए कप। क्या टूटे हुए कप का भी प्रयोग कर सकते हो? नहीं, वो तो इतने हार्ड होते हैं, वो कैसे गलेंगे, सड़े गलेंगे नहीं। ठीक है, टूटे हुए कप, तो इन 2 का प्रयोग हम नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, खाद्य गीत दिया गया अथवा अपनी पसंद के अनुसार गाते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाइए, इस प्रकार आप दूसरों को भी हरियाली के लिए प्रेरित कर सकेंगे। अपने अध्यापक और दोस्तों के साथ वीडियो साझा कीजिए। तो यहाँ पे एक गीत है, चलो इसको गाते हैं। केले और संतरे के छिलके, अंडे के छिलके और अनाज, अखबार और कॉफ़ी के बीज सभी खाद के डिब्बे में डालें। हम यहाँ हम ये सब डाल रहे हैं, सबकी बन जाती है खाद, यह खाद डालने से बना उत्पाद खाने में लगता बड़ा स्वाद। तो ठीक है बेटा, हमने इस वाली पोएम को पढ़ा, छोटी सी जो भी कविता थी, गीत था। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वाला सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, आप इसको एक बार दोबारा से देखिए और स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।